औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़हमन नबिय्यीन व हिफ़्ज़ल मुरसलीन अल मुक़र्रबीन अल्लाहुम्मा ला सहलन इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहलन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा आमीन। आज हमारा थर्ड मॉड्यूल है। उस मॉड्यूल का नाम अज़ूर आर्किटेक्चर कंपोनेंट है। तो कल हमने पहले पहले दिन हमने पिछले हफ्ते क्लाउड कंप्यूटिंग का एक समरी पढ़ी। कल हमने अज़ूर की पढ़ी। कुछ कुछ डिस्कशन हम कल कर चुके हैं, लेकिन आज को थोड़ा सा और तवीली साथ हम कर लेंगे इंशाल्लाह। और इस तरह हमारा पार्ट 6 पार्ट का जो पहला है जुज़ वो कंप्लीट हो जाएगा। पहले जुज़ में से 25 से 20 या 25 या 25 से 30% सवालात आते हैं। यानी कि जो हमने अभी पढ़ा है वो ऑलमोस्ट आपके अगर 100 सवाल आएंगे पेपर में तो 25 से 30 सवाल इन 3 सेक्शन जो हमने पढ़े हैं इसमें से आएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट और मफहूम समझ में आ जाए, और जिस तरह भी हमने एक मॉक एग्जाम किया है तो उससे आपको समझ में आने लगा है कि सवालात किस तरह आते हैं, वो आपसे पूछ क्या रहा होता है, सवाल के अंदर जो मेन चीज छुपी हुई है उसको हाईलाइट करें। क्योंकि वो कहते हैं बहुत कचरा ऊपर लिखा होता है, कचरा नीचे लिखा होता है। जो मेन चीज होती है वो आपको पढ़नी पड़ती है कि यार एक्चुअली है क्या चीज, और उसके लिहाज से फिर आपको सवाल देखने पड़ते हैं। भूल गया भाई। ओके, एक हमने इसका सरसरी जायजा लिया था इस चीज का, इस ओवरव्यू के आपकी सबसे टॉप लेवल पे अज़ूर पे मैनेजमेंट ग्रुप बनता है। ठीक है, मैनेजमेंट ग्रुप के नीचे सब्सक्रिप्शन खड़ी होती है, सब्सक्रिप्शन के नीचे रिसोर्स ग्रुप होता है और रिसोर्स ग्रुप के नीचे रिसोर्सेज होती हैं। ये आपका 4 टियर मॉडल है। मैनेजमेंट ग्रुप, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के नीचे रिसोर्स ग्रुप आरजी, और रिसोर्स ग्रुप के नीचे रिसोर्सेज। ठीक है, ये आप लोग घोटा लगा के पी लें, कभी भी गलती मत करिएगा कि कौन किसके अंदर है कौन किसके बाहर है। हायरार्की हमेशा ऐसी ही रहती है। अब ये हायरार्की क्यों रहती है, कौन सी चीजें बाय डिफॉल्ट आती हैं, कौन सी चीजें आप खुद करती हैं। एक एग्जांपल हमने ली थी कि जैसे शहजाद भाई मैनेजमेंट ग्रुप हैं, उन्होंने 3 अपने इंटरनेट अकाउंट ले लिए हैं। एक अपने लिए मोबाइल ले लिया, एक वाइफ के लिए ले लिया, एक बेटे के ले लिया। वो 3 सब्सक्रिप्शन है। वो सब्सक्रिप्शन से उनका क्यों होता है कि वो ये बताएं कि कौन कितना पैसा खर्च कर सकता है। कि उसके ये बिलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जब उनके पास बिल आए तो उनको बताओ कि भाई 1000 रुपये तो मेरी वाइफ के फोन का है, 500 रुपये मेरे बेटे का है, 1500 रुपये मेरा है। तो उनको समझ में आया कि कौन सा बंदा या टीम या वो है जो उनका ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। नंबर 1, उसके नीचे रिसोर्स ग्रुप और रिसोर्सेज होती हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट इस पेपर में अजोर 900 में हम लैब नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि लैब की जरूरत नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह जो हमारा अगला स्टेप है अजोर 900 के बाद जो स्पेशलिटी पेपर हैं 300 400 या 350 450 जो भी उनके पेपर के नंबर हैं, उसमें हम करेंगे इंशाल्लाह लैब। तो जब भी आप जैसे लैब बनाते हो, जो लोग हमारे नवेद इजाज जो लोग AWS के इन्वायरमेंट से आ रहे हैं, जब आप कोई भी EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय करते हैं तो ऑलरेडी आपको एक VLAN VPC बना हुआ मिलता है। ठीक है, डिफॉल्ट मिलता है, आपको बनाना नहीं पड़ता। इसी तरह अजोर में जैसी आप कोई भी सर्विस रिसोर्स, भले स्टोरेज हो या ऐप सर्वर हो या उनका VM हो, जैसी डिप्लॉय करते हैं वो पहले एक कंटेनर बनाता है। उस कंटेनर का नाम होता है रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, उस कंटेनर के अंदर वो आपकी रिसोर्सेज डालना शुरू करता है ना। वो रिसोर्स ग्रुप होता है जो आपके सब्सक्रिप्शन, जो आपका अकाउंट होता है उसके साथ लिंक होता है। ठीक है, और एक बंदा मल्टीपल सब्सक्रिप्शन रख सकता है,
मल्टीपल सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप आ सकते हैं और मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप के अंदर मल्टीपल सर्विसेज आ सकती हैं। और इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यही आपके फोर टियर रहता है, जो जैसे हम नेटवर्किंग में पढ़ते हैं, एक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन, कोर, 3 टियर नेटवर्क होता है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया तो एक्सेस कोर ही हो गया। ठीक है, लेकिन अजोर में या क्लाउड में, एटलीस्ट माइक्रोसॉफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलवेज 4 टियर: मैनेजमेंट, सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप एंड रिसोर्स। ओके, रिसोर्स, अब यहाँ पे वो डेफिनेशन बता रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो ब्लू कलर का वो एक चार्ट है इनका, आप सब लोग अगर प्रिंट करके अपनी दीवार के सामने लगा दें तो आप लोगों को रेफर करने में बहुत आसानी रहेगी कि रिसोर्सेज कितनी है और किस तरह की हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज हर वो चीज जो एक सर्विस है, जैसे वर्चुअल मशीन है, स्टोरेज है, एसक्यूएल डेटाबेस है, एआई है, मशीन लर्निंग है, सब रिसोर्सेज है। ये बिल्कुल निचली लेवल की बात है, यानी कि आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं। उससे ऊपर होता है रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप कुछ नहीं है, सिर्फ एक कंटेनर है। उस कंटेनर के एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर माचिस की तीलियां, समझ लें, तो कोई लाल रंग की है, कोई पीले रंग की है, कोई डिफरेंट तरह की है, लेकिन वो जो डब्बा है वो रिसोर्स ग्रुप है खाली। उस रिसोर्स ग्रुप का मकसद ये होता है कि उन सारी रिसोर्सेज को इकट्ठा रखें, नंबर 1। दूसरी चीज उसका जो होता है कि अगर फर्ज करें आपके पास 10 वर्चुअल मशीन्स नीचे चल रही हैं, ठीक है, अब आप सबके ऊपर जाके एक एडमिनिस्ट्रेशन राइट लगाना चाहते हैं कि भाई ये मशीन ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती। अब अगर 100 मशीन है तो आपको ये 100 मशीनों पे इंडिविजुअली जा जाके लगवाना पड़ेगा कि ये मशीन ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती, ये इंटरनेट पे जा सकती है, इंटरनेट पे नहीं जा सकती। तो उससे बेहतर है कि आप हर मशीन पे जाके काम करें, आप रिसोर्स ग्रुप पे ये लिमिटेशन लगा दें। तो वो क्या होगा कि जो रिसोर्स ग्रुप पे जो पॉलिसी आप लगाएंगे वही ट्रिकल डाउन होके सारी रिसोर्सेज पे लग जाएगी। तो यानी कि आपने एक पॉलिसी बनाई, रिसोर्स ग्रुप पे लगा दी, और उस रिसोर्स ग्रुप पे ये कह दिया कि जो भी ये सर्विसेज हैं, जो भी ये रिसोर्सेज हैं, ये इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करेंगी, खत्म। तो अब आपको ये टेंशन नहीं होगी कि यार कोई ऐसा हो सकता है कि ये मशीन इंटरनेट यूज करेगी, नहीं नहीं, जो भी उस कंटेनर के अंदर है अब वो पाबंद होगा उस रूल को फॉलो करने का जो आपने रिसोर्स ग्रुप पे लगा दिए। इसी तरह इसी हायरार्की को आप एक लेवल ऊपर जाते हैं, आपने अगर सब्सक्रिप्शन लेवल पे कोई चीज लगा दी है तो वो मेक श्योर करेगी कि रिसोर्स ग्रुप भी उसी के पाबंद रहे और रिसोर्सेज भी उसी के पाबंद रहे। इसी तरह अगर आपने कोई चीज मैनेजमेंट ग्रुप के ऊपर लगा दी है, अगर आपने मैनेजमेंट ग्रुप पे ये कह दिया है कि मेरा टोटल बिल $10 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो भले आपके पास 100 सब्सक्रिप्शन हो, आपका टोटल बिल जैसे ही किसी भी एक सब्सक्रिप्शन का $10 होगा, आपका पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा, क्योंकि वो कहेगा कि भाई मेरे पास तो ये पॉलिसी लगी हुई है कि ये नहीं हो सकता। दूसरी एग्जांपल, अगर आपने मैनेजमेंट ग्रुप पे लगा दिए कि कोई भी इंटरनेट एक्सेस नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। तो हाँ, हमारे पास ये जो पेरेंट और चाइल्ड हायरार्की होती है कि पेरेंट ऊपर होते हैं और चिल्ड्रन नीचे होते हैं, तो उसके दो फायदे होते हैं। एक तो चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, और दूसरा कि आप जब उनको गैदर कर लेते हैं तो आप उनके पास डिफरेंट पॉलिसीज एंड रूल सेट लगा सकते हैं, जो कि एक डिटेल टॉपिक है हमारे लेसन का जो आगे आएगा। तो रिसोर्सेज की हमने बात कर ली, रिसोर्स ग्रुप की बात कर ली, अब आएगा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन ग्रुप्स टुगेदर यूजर अकाउंट एंड द रिसोर्सेज बीइंग क्रिएटेड बाय दोज यूजर्स। सब्सक्रिप्शन सिर्फ आपको क्या कहती है, दे आर लिमिट और कोटास, यानी कि कोटा आपको लिमिट करते हैं कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कितनी सर्विसेज लॉन्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जिस तरह के भी है आपकी। आपने अगर स्टोरेज पे कोई लगा दिया है, जैसे 500 GB के ऊपर डेटा नहीं स्टोर होना चाहिए, तो नहीं होगा। ये सारी चीजें आपने सब्सक्रिप्शन लेवल पे कर दी। मैनेजमेंट ग्रुप हेल्प्स यू टू मैनेज एक्सेस पॉलिसीज एंड कंप्लायंस, और इस मैनेजमेंट ग्रुप में मैंने आप लोगों को बताया था एक नया अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है, वो अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो मैनेजमेंट ग्रुप हेल्प्स यू टू मैनेज एक्सेस पॉलिसीज, कंप्लायंस और मल्टीपल सब्सक्रिप्शन, क्योंकि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक सब्सक्रिप्शन नहीं होती, मल्टीपल होती है। इजाज और नवेद को इस बात का अंदाजा होगा कि आपके पास डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म अलग होता है, टेस्टिंग प्लेटफॉर्म अलग होता है, नॉन प्रोडक्शन अलग होता है, प्रोडक्शन अलग होता है, ये सारे डिफरेंट सब्सक्रिप्शन होते हैं। ठीक है,
और उसको एक अम्ब्रेला के अंदर डालने के लिए आप मैनेजमेंट ग्रुप डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी को सवाल, रिसोर्सेज, रिसोर्स ग्रुप, सब्सक्रिप्शन, मैनेजमेंट ग्रुप पे? ये रिसोर्स ग्रुप और रिसोर्सेज वगैरह का कॉन्सेप्ट मुझे वैसा ही लग रहा है जैसे हमारा एक्टिव डायरेक्टरी में होता है ट्री और फॉरेस्ट का, जो हम ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट अप्लाई करते हैं। इज इट सेम? वही 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 है ना? माइक्रोसॉफ्ट का डीएनए जो है ना, एक्टिव डायरेक्टरी से आगे गया नहीं है दोस्तों, और आप इसी को बार बार पढ़ेंगे कि जो एक्टिव डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट है वो वही है। और एक्चुअली एक्टिव डायरेक्टरी बहुत बड़ा पिलर है माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर का, तो वो इंशाल्लाह वो देखेंगे। ओके, अब आ जाते हैं जो कल हमने एक चीज पे बात की थी, अज़ूर रीजन, जोन्स एंड रीजनल पेयर। ठीक है, कल हमने कहा कि डेटा सेंटर क्या होता है, एक आइसोलेटेड एक नेटवर्क जगह जहां पे आपके सर्वर्स लगे होते हैं। आपने लिबर्टी में एक डेटा सेंटर बना दिया शहर में, वहां पे लोगों के कनेक्शंस आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, वो है। लेकिन वो खाली एक डेटा सेंटर है, वो डेटा सेंटर बैठ गया, खत्म हो गया, लाइट चली गई, कुछ भी हो गया, तो जो लोग, जिन लोगों की सर्विसेज उस डेटा सेंटर पे चल रही थी वो जाए हो जाएंगी या वो बिल्कुल नहीं चल पाएंगी। ठीक है, तो क्या करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वाले या AWS वाले, गूगल वाले एक डेटा सेंटर पर रिलाई नहीं करते, वो एक शहर के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर्स बनाते हैं। ठीक है, तो कराची में उन्होंने क्लिफ्टन पे एक बना दिया, एक हो सकता है नॉर्थ नाजुबाद में कहीं डेटा सेंटर बना दिया, लाहौर में उन्होंने लिबर्टी में बना लिया तो DHA में बना लिया। ठीक है, इस तरह डिफरेंट जगह पे। तो दो डेटा सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि कितना होना चाहिए, लेकिन एक रूल ऑफ थंब है कि यार 10 किलोमीटर, यानी कि अगर आपका डेटा सेंटर एक जगह पर है तो दूसरा डेटा सेंटर एटलीस्ट 10 किलोमीटर दूर है। ये इसका एक रखा गया है। अब कोई कहे कि नहीं 5 किलोमीटर क्यों नहीं है या 12 से ज्यादा नहीं है, ये नंबर है, किसी ने चूज कर लिया और उस पर हम काम कर रहे हैं। तो एक डेटा सेंटर है, दूसरा डेटा सेंटर हमने कहा कम अज कम 10 किलोमीटर से बाहर होना चाहिए। ओके, जब आपके एक शहर में, यानी कि शहर से मुराद ज्योग्राफी बाउंड्री के अंदर दो डेटा सेंटर आ जाएं जो मिनिमम 10 किलोमीटर अपार्ट होते हैं, वो आपके बन जाते हैं जोन, अवेलेबिलिटी जोन, यानी कि एक जोन के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल जोन हो, यानी कि आपके एक शहर कराची में दो डेटा सेंटर हैं और लाहौर में दो डेटा सेंटर हैं, तो कराची और लाहौर की निस्बत दो जोन्स की होगी, क्योंकि इनका आपस में फासला 100 किलोमीटर से, मिनिमम 100 किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। और उसकी उन्होंने वजह जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि भाई अगर एक शहर में अर्थक्वेक आ गया है तो चांसेस ये हैं कि दूसरा उसका इम्पैक्ट 100 किलोमीटर के बाहर रेडियस में नहीं आएगा। ये नंबर 1, ये उनका वो है। रीजन, उन्होंने कहा कि नहीं, रीजन हम बिल्कुल अलग ही सेपरेट मुल्क बना देंगे, यानी कि एक बिल्कुल ही सेपरेट ज्योग्राफी एंटिटी। जैसे सिंगापुर एक रीजन है तो मलेशिया दूसरा रीजन है, या हांगकांग दूसरा रीजन है, दुबई दूसरा रीजन है। तो 3 चीजें चलती हैं, डेटा सेंटर, आपके अवेलेबिलिटी जोन और आपके रीजन। ठीक है, तो ये इनका नेटवर्क डायग्राम है। ये जो आपको लोगों को जितना भी नजर आ रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर सकता हूँ, तो आपको देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो कतर एक सेंट्रल है, लेकिन वहाँ पे एज नेटवर्क है। उनका एक है UAE सेंट्रल, दुबई सेंट्रल में एक उन्होंने बनाया, और एक UAE नॉर्थ में बनाया, एक वेस्ट इंडिया में बनाया, एक सेंट्रल इंडिया में बनाया, एक साउथ इंडिया में बनाया। ठीक है, अगर आप इसी तरह यूके में देखें तो उन्होंने बनाया यूके साउथ, यूके वेस्ट, फ्रांस में बनाया, स्पेन में एक एज नेटवर्क है, जर्मनी में 3 है, बल्कि जर्मनी में 4 है, वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और जर्मनी सेंट्रल,
ये इनके सारे रीजनल वो डेटा सेंटर्स हैं, यानी कि ऑफरिंग है। कनाडा में कनाडा ईस्ट, कनाडा सेंट्रल, इसी तरह अमेरिका में आप देख लें इनके पास कहाँ कहाँ पे है। तो ये दुनिया में है। अब जब आप दो बातें होती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप शहजाद भाई को पीटीसीएल वाले कहते हैं कि शहजाद साहब हमारा नेटवर्क चल रहा है, हमें क्लाउड पे जाना है। तो शहजाद भाई कहते हैं हाँ ठीक है, मैं आपको क्लाउड पे कर दूंगा, मेरे पास एक्सपर्टीज है। तो अब पहला सवाल, जो सबसे पहला सवाल जो शहजाद भाई को सोचना है कि मैं दुनिया के किस कोने पे जाके उनकी सर्विसेज पीटीसीएल की खड़ी करूंगा। ठीक है, मैं चाइना में जाऊंगा, मैं इंडिया में जाऊंगा, मैं यूके में जाऊंगा, या मैं अमेरिका में जाऊंगा, मतलब कहाँ दुनिया में मैं जाऊंगा। पाकिस्तान में तो कहीं भी नहीं है, पहली बात। ठीक है, अब ये सवाल जो वो शहजाद भाई पूछना चाह रहे हैं कि यार मैं ये सर्विसेज किस कंट्री में ये डेटा सेंटर बनाऊं मैं अजोर का, उसके दो पहलू हैं। पहलू ये है कि पीटीसीएल का ऑफिस खुद कहां पर है, और पीटीसीएल के जो कस्टमर होंगे वो दुनिया में कहां से उस सर्विस को एक्सेस कर रहे होंगे। अब पीटीसीएल जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कोई कस्टमर तो है नहीं जो जो इंटरनेट पे उन्हें मतलब उनको उनको करें, तो इसलिए बॉदर नहीं करता, मैटर नहीं करता। पीटीसीएल वाले कहेंगे भाई हम पाकिस्तान में, इंडिया में तो जा नहीं सकते, तो आप ऐसा करें कि यूएई में आप हमारा डेटा सेंटर आप कर लें। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान से यूएई का डिस्टेंस जो है वो तकरीबन सबसे कम है कंपेयर टू पाकिस्तान से कतर, या पाकिस्तान से चाइना, या पाकिस्तान से कोरिया, या मलेशिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहली बात। दूसरी चीज ये कि अब आसिम आप शहजाद भाई के पास एक कस्टमर और आता है, और वो है डॉन, डॉन अखबार। अब आपको पता है कि डॉन अखबार के जो व्यूअर्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। मैं मलेशिया में रह के पढ़ रहा होता हूँ, इजाज, आसिम भाई और नवेद यूके में रह के डॉन का अखबार पढ़ रहे होते हैं। दुनिया, मेरे वालिद बहरीन से डॉन अखबार पढ़ रहे होते हैं ऑनलाइन। तो अब अगर डॉन वाले आके कहते हैं शहजाद भाई से कि मैं हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा सेंटर पाकिस्तान में है आप उसको माइग्रेट करके क्लाउड पे ले जाएं, तो सवाल यहाँ पे ये होता है कि कहाँ पे जाएंगे अब। क्योंकि अगर वो कहते हैं कि आप दुबई चले जाते हैं, तो दुबई आपका पूरा पर्पस तो सॉल्व नहीं कर रहा। क्योंकि जो कस्टमर आपके अमेरिका से डॉन का अखबार पढ़ते हैं, आप सोचें अमेरिका के कस्टमर यहाँ से लॉग इन होंगे तो उनको कितनी बड़ी लेटेंसी पड़ेगी कि अमेरिका से उनके ट्रैफिक चलती हुई आ रही है दुबई तक, और फिर दुबई से पेज वापस जा रहा है अमेरिका। यूके वाला यूके से भेज रहा है दुबई, और दुबई से वापस जा रहा है यूके। इसी तरह जो बंदा चाइना जापान में है पाकिस्तानी, वो डॉन अखबार पढ़ना चाह रहा है, तो उसकी रिक्वेस्ट ऑल द वे ट्रांस अटलांटिक आ रही है दुबई, और दुबई से वापस जा रही है। तो यानी कि अगर आपका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि आपके कस्टमर दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो फिर आपके लिए बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आप मल्टीपल पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, पॉप, पीओपी, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, आपके पास मल्टीपल पॉइंट ऑफ प्रेजेंस होनी चाहिए कि यार मैं सेंट्रल एशिया के लिए ये रीजन लूंगा, अमेरिका यूरोप के लिए मैं ये लूंगा, और मिडिल ईस्ट के लिए मैं ये लूंगा। और अपने सिस्टम को उस तरह आप डिजाइन करते हैं कि मैं जो जहां से मेरा कस्टमर आ रहा होगा मैं उसको करूंगा। ऑफ कोर्स ये बहुत सरसरी बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। जब करने हम बैठेंगे तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, हमारे पास एज नेटवर्क है, हमारे पास कंटेंट डेटा नेटवर्क है, सर्विसेज हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। वो बात की बातें हैं, वो अभी अभी की नहीं। लेकिन मैं सिर्फ एक जहन में खांचा आसिम भाई के लिए स्पेशली और शहजाद भाई को देना चाह रहा हूँ कि बहुत मैटर करता है कि जब आप बिजनेस से बात कर रहे होते हैं और बिजनेस से पूछ रहे होते हैं कि ठीक है आप काम कर तो रहे हैं, आप डेटा सेंटर खत्म करके माइक्रोसॉफ्ट अज्योर पे जाना चाह रहे हैं, लेकिन भाई कहाँ लेके जाओगे? पाकिस्तान में तो नहीं है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, तो कहाँ जाओगे? इंडिया में हम जा नहीं सकते बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन, तो फिर कहाँ जाएंगे? आप कहते हैं अगर दुबई चले जाओ, तो वाकई क्या दुबई आपके लिए बेस्ट पोजीशन है? शायद आपका बिजनेस ऐसा है इसलिए मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसके लिए डिफरेंट कस्टमर दुनिया भर से आ रहे हैं, तो शायद दुबई अकेला आपके लिए बेस्ट चॉइस ना हो। ठीक है, तो ये एक 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 समरी है कि हम क्यों। इसी तरह आप देखें नीचे साउथ अफ्रीका है,
साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सो एंड सो फोर्थ। तो ये इनके दुनिया में है। अगले साल ये लोग कह रहे हैं, अगर आपको इस रीजन में अगर मैं आपको दिखाऊं इस वक्त, एक्चुअली ये इन्होंने यहाँ पे सिंगापुर नहीं दिखाया हुआ, जबकि सिंगापुर इनका है जिसमें हमारा चल रहा है, ये पुरानी इनकी वो है। दूसरी चीज कि अगले साल ये लोग मलेशिया में डेटा सेंटर खोलते हैं, अजोर उनका रीजन। तो वो भी आने अगले साल अपडेट हो जाएगा ये मैप। तो मलेशिया और सिंगापुर दो रीजन्स हैं जो इस मैप में इस वक्त नहीं है, लेकिन वो आने वाले हैं। सिंगापुर तो ऑलरेडी प्रोडक्शन में है, मलेशिया अगले साल तक प्रोडक्शन में आ जाएगा। रीजन्स क्यों जरूरी हैं? Azure has more global regions than any other cloud provider, ये फैक्ट है। तो इसको जो AWS वाले गुरुज हैं वो घोल के पी लें। These regions give you a flexibility to bring application closer to user no matter where they are। ठीक है। अच्छा, स्पेशल रीजन्स भी होते हैं। स्पेशल रीजन्स क्या है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, सेंट्रल यूएस गवर्नमेंट वर्जीनिया, यूएस गोवा, आयोवा एंड मोर। ये वो रीजन्स हैं जिसके आपके लिए, जैसे कहते हैं ना पेंटागन है या ऐसे वो इदारे जो बहुत सेंसिटिव हैं, तो उनके लिए स्पेशल रीजन्स बनाए गए हैं खाली इन लोगों के लिए, ताकि आपका फेडरेशन, FBI, CIA, ये दूसरी तीसरी चीज़ें जो बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रखती हैं, ये लोग डिफरेंट रहें पब्लिक और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही, लेकिन वेरी सेपरेट। तो इनके रीजन्स अलग हैं। अवेलेबिलिटी जोन का मैं आपको कल बता चुका हूँ। ये देखिए एक रीजन है, सिंगापुर है, ठीक है। इसके अंदर एक एक ये जोन है। जोन का मतलब क्या होता है कि डेटा सेंटर मोर देन वन डेटा सेंटर है। तो देखें इस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर दो डेटा सेंटर लगाए हुए हैं, ठीक है। ये दो डेटा सेंटर कम से कम 10 किलोमीटर के फासले पर होंगे, कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये दो डेटा सेंटर यहाँ लगे हुए हैं, दो डेटा सेंटर यहाँ लगे हुए हैं, दो डेटा सेंटर यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आपने तो अपनी सर्विसेज, अपना डेटाबेस, अपनी नेटवर्क, अपनी एप्लीकेशन खाली एक जगह पे डालेंगे। आप शहजाद भाई ने कंट्री सेलेक्ट करी कि मैं PCPL का नेटवर्क कहाँ पे डालूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे दुबई लगता है। दुबई में गए, दुबई में सेलेक्ट किया, लेकिन पसे पर्दा पीछे क्या चल रहा होगा कि वो दुबई में जहां जहां पे भी उनकी वो सर्विसेज हैं, वो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट अज्योर वाले उसको रेप्लिकेट कर देंगे, ताकि अगर खुदा ना खास्ता अगर आप ऊपर वाले यहाँ पे देखें, ये UAE वाला ये डेटा सेंटर खत्म हो जाए तो आपका ऑटोमेटिकली हर चीज फेल ओवर हो जाएगी UAE नॉर्थ के, समझाएंगे। तो ये है आपका रीजन अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। और ये रेप्लिकेशन रियल टाइम हो रही होती है, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा होता, आपको बताना नहीं पड़ रहा होता, ये खुद ब खुद चीजें चल रही होती है। ऑफ कोर्स इसके दरमियान जो है ना हाई कनेक्टेड स्पीड फाइबर नेटवर्क चल रहा होता है, और आप लोगों को पता है कि फाइबर का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। इसी तरह रीजन्स हैं, नॉट एवरी रीजन हैज सपोर्ट फॉर अवेलेबिलिटी जोन। बिल्कुल सही है, हर रीजन के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर नहीं होते। जैसे अब आप फर्ज करें, अगर यहाँ पे देखें ब्राजील है, यहाँ पे एक ही है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पेयरिंग नहीं है। साउथ अफ्रीका में उन्होंने दो दिए, ठीक है। कतर में एक ही है, ठीक है। इसी तरह दूसरी कंट्री एक है, एक और कंट्री है, कनाडा में दो हैं, एक और कंट्री मैंने देखा था, साउदर्न एशिया में नहीं न्यूजीलैंड में एक है, एक है। लेकिन ये मतलब ये अभी है, वो वक्त के साथ साथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये है। लेकिन उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि हर रीजन के अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन हो, ठीक है। ओके, यू कैन यूज योर अवेलेबिलिटी जोन टू रन मिशन क्रिटिकल सिस्टम, आपको समझ आता है। जोन रिडंडेंट सर्विसेज हैं, जो आपके, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्टोरेज वगैरह पढ़ेंगे, आपको नजर आएगा कि भाई जोन रिडंडेंट का मतलब क्या होता है।
कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जब आप डिप्लॉय करते हैं, जैसे हमने कल IaaS पढ़ा था, अब आपने एक मशीन बनाई है IaaS, ठीक है। IaaS के अंदर हार्डवेयर आपका आप उनसे लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं अपना, उस पर एप्लीकेशन अपनी इंस्टॉल करते हैं और चलाते हैं, ये सिक्योरिटी एंड एक्सेस आपकी जिम्मेदारी है। वो हार्डवेयर की मेंटेनेंस क्लाउड वालों की है, माइक्रोसॉफ्ट वालों की है, ओके। जब आपके पास अवेलेबिलिटी जोन होता है तो होता क्या है कि जो आपका डेटा होता है वो एक डेटा सेंटर से दूसरे डेटा सेंटर रेप्लिकेशन होता रहता है, ओके। कुछ सर्विसेज जो पैस की हैं या सैस की हैं, उसमें तो आपको इसकी सोचने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो आपको, जैसे अगर आप एज़्योर का मैप्स है या गूगल मैप्स है फॉर एग्जांपल, अगर आप गूगल मैप्स लेते हैं ना गूगल वालों से, तो वो आपको सर्विस दुनिया के हर हर मुल्क से आपका वो डेटा रेप्लिकेट करते हैं ताकि आपको बेस्ट सर्विस मिले। इसी तरह जैसे ट्विटर वाले हैं, अगर आप ट्विटर आपने इजाज ने अकाउंट बनाया, इजाज की लोकेशन है अभी यूके, तो ट्विटर का जो क्लाउड सर्वर है इजाज को जो मिल रहा होगा वो मिल रहा है यूके का, ठीक है, क्योंकि ट्विटर के मल्टीपल पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है दुनिया में क्लाउड के ऊपर। तो इजाज को क्योंकि ट्विटर का वो अकाउंट जो क्लाउड में है यूके में, वो मिल रहा है ताकि इजाज जब ट्विटर इस्तेमाल करे या तस्वीरें अपलोड करे इंस्टाग्राम पे या कुछ भी करे फेसबुक पे, तो उसको बेहतरीन लेटेंसी मिलनी चाहिए, कम से कम लेटेंसी। अच्छा, अब इजाज करता ही है कि वो एक ट्वीट करता है और जहाज पे बैठ जाता है और ट्वीट ये लिखता है कि हेलो फैमिली, सी यू, हेलो अहमद, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, ठीक है। ये ट्वीट करता है वो यूके से और वहां से जहाज पे बैठ जाता है। अब कल हमने एक सर्वरलेस आर्किटेक्चर पढ़ा था, अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। ट्विटर करता क्या है कि ट्विटर जब इस मैसेज को अपनी मैसेजिंग क्यू पे लाता है ना, तो उसके पीछे फिर उनके काफी AI या मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स भी चल रहे होते हैं। तो वो ये देखते हैं कि यार ये बंदा मैसेज को इसने ये लिखा है कि वो अब यहाँ से यूके से जा रहा है मलेशिया, ठीक है। तो वो फौरन एक लैम्डा फंक्शन ट्रिगर होता है या फंक्शन ट्रिगर होता है, और उस ट्रिगर से क्या करता है कि वो इजाज की प्रोफाइल पूरी रियल टाइम यूके से उठा के मलेशिया के करीब तक यानी कि सिंगापुर के सर्वर्स पे डाल देते हैं, ताकि इजाज जब वहां पे लैंड करे और अपना ट्विटर चेक करे तो उसको कम से कम लेटेंसी मिले, क्योंकि अब उसका डेटा कहाँ से आ रहा है, सिंगापुर से आ रहा है, समझ आ गई। तो हम उस लेवल पे आज पहुंच चुके हैं चीजों को कि डायनेमिकली हम डेटा को इधर एक कंट्री से दूसरे कंट्री और इस तरह मैनेज कर रहे हैं, और ये इंटेलिजेंस हम बिल्ड करते हैं अराउंड मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग को सपोर्ट करता है लैम्डा या सर्वरलेस आर्किटेक्चर, और इंशाल्लाह आगे की क्लासों में उसको देखेंगे ये किस तरह काम करता है। लेकिन एक आइडिया बताने के लिए कि क्या सर्विस आपकी एक जोन से उठ के दूसरे जोन में कैसे चलेगी। सर एक सवाल है। जी सर। सर अगर एजाज भाई कहेंगे मैं मलेशिया जा रहा हूँ और बीच में वो पाकिस्तान चले गए, तो फिर कहाँ पे वो ट्रांसफर करेगा? सर फिर होगा ये कि जब वो पाकिस्तान पहुंचेगा और अपना ट्विटर ऑन करेगा ना, तो उस वक्त ट्विटर को रियलाइज होगा कि भूंदड़ी की है इसने। एजाज भाई को ठीक करना पड़ेगा ना कि यार ये मलेशिया का बोल के बीच में पाकिस्तान में उतर जाते हैं। फिर वो यही बोलेंगे ना कि यार ये बंदा सही नहीं है भाई, हमारा लैम्डा जो है ना इनको नहीं पकड़ सकता। एक्चुअली लैम्डा लेकिन ने उसमें ये भी तो है ना कि जैसे वो दुबई में उनका 5-4 आवर का स्टे होता है, वहां पे इंटरनेट हो, वहां पे अगर उन्होंने ट्विटर यूज करना होगा, वो ये तो नहीं है ना कि बेसिकली ऑलरेडी बंदे की लेटेंसी लो करने के लिए वो, हाँ लेटेंसी मतलब ऑलरेडी। सवाल ये है कि अभी जब आप देखें अपने घर में आपके पास मल्टीपल नेटवर्क चल रहे हो ना, तो आपका डिवाइस जिस नेटवर्क के सबसे करीब होता है ना उससे कनेक्शन हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है। मैश नेटवर्क में ऐसे ही होता है। बिल्कुल
तो जी जी ये चीजें दुनिया भर में ऑलरेडी ऑफलाइन कॉपीज उन्होंने रेप्लिकेट की हुई हैं। की हुई है, सही सही, वो एक डेटा सेंटर से नहीं चला रहा कि आप नहीं अगर चला। दुनिया के दूसरे कोने पे भी चले गए फिर भी आपकी रिक्वेस्ट ऑल द वे उस डेटा सेंटर जा रही है। जैसे नहीं। अब सब हमारे ईमेल हैं, हमारे जो हाँ। गूगल है या याहू ईमेल है, तो जरूरी नहीं है कि अमेरिका से भी हम यूके में बैठे हुए यूके का सर्वर यूज कर रहे हैं, आप अब अभी पाकिस्तान में जाएंगे तो हाँ, पाकिस्तान से नहीं यूज होगा। तो भाईजान अगर मैं अभी अपनी पीसी से पिंग करूं बीबीसी की वेबसाइट को, तो आपको क्या लगता है मेरा मैनचेस्टर में जा रहा होगा नवेद भाई के पास? नहीं, नहीं, उनका मुझे वहाँ वो पीसी जोन बीबीसी में। का सर्वर मिलेगा जो मेरे एरिया के या जोन के सबसे करीब तर है। बिल्कुल। लेकिन वही चीज शहजाद भाई करेंगे तो उनको डिफरेंट रिजल्ट आएगा, और नवेद करेगा तो उसको आवाज आएगी अबे मैं पीछे मुड़ के देख मैं यही बैठा हूँ, है ना? तो सही सही। मतलब डिपेंड करता है ना आप कहाँ पर है। तो अगर इजाज में नहीं, जो मैं एक चीज जो पिछले एग्जाम्पल में बताना चाह रहा था वो ये कि जो हम आगे पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग है क्या। जब आपने एक ट्वीट लिखी है, उर्दू में लिखी या इंग्लिश में लिखी, जब उस ट्वीट को मशीन ने पढ़ा और उससे उसका मतलब अखज किया कि यार ये बंदा कह रहा है एक दूसरे बंदे को कि मिलते हैं अगले 5 घंटे या 6 घंटे में, इसका मतलब है कि ये ट्रेवल कर रहा है इस एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन, ठीक है? तो उस ऑफकोर्स जरूरी तो नहीं है, बीच में बहुत कुछ हो सकता है, उसकी फ्लाइट कैंसिल हो सकती है, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी इस मैसेज को रिसीव किया और उन्होंने बैक एंड में चीजें अपने लिए ऑलरेडी तैयार रखी। अब आया आप वहां पे उतरते नहीं उतरते या कहीं और उतर जाते हैं जो भी होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि चीजें इतनी एफिशिएंट लेवल पे चली गई हैं कि अब बंदा सिर्फ एक चीज करता है और ऑलरेडी उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा होता है। क्या सही। चलो भाई। जी जी मैं सुन रहा हूँ अहमद भाई। सर देखती जी आंखों सुनते कानों को सलाम। जी जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। याद भाई किसकी यहाँ की आवाजें आ रही हैं वैसे? भाई चुस्कियों की आवाज नहीं आ रही है, अब ये आएंगी, क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ आएंगी। नीचे, चाय बनाने जा रहा था और दूध बनाने जा रहा हूँ बच्चे का। Okay, what is regional pair? Now, each region is always paired with another region within the same geography, such as US, Europe, Asia, or at least 300 miles away. 300 माइल, 300 माइल का मतलब क्या हुआ? 500 किलोमीटर तकरीबन जी के फासले पर है। तो डेटा सेंटर, दो डेटा सेंटर की रेप्लिकेशन अवेलेबिलिटी जोन कहते हैं उसे, है ना? और मल्टीपल जोन रीजन में होता है, यानी कि एक रीजन में मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन है, और मल्टीपल अवेलेबिलिटी हर जोन के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर है। अब आप आ गई ये पूरा रीजन, यानी कि अगर पूरा दुबई बैठ जाए, पूरा दुबई, तो उसका नेक्स्ट क्या होगा? तो आप लोगों को क्या लगता है कि दुबई दुबई का रीजनल पेयर क्या होना चाहिए इस डायग्राम के लिहाज से? शहजाद भाई। जी अहमद भाई। अगर दुबई का पूरा रीजन बैठ जाए, जी दुबई में दो हैं, सेंट्रल है और नॉर्थ है, ये दोनों बैठ गए, तो आपको क्या लगता है इनका रीजनल बैकअप कहाँ दूसरा कहाँ होगा? जो इनके करीब तरीन होगा, एरिया वाइज, जोन वाइज। आपको इंडिया होगा मोस्ट लाइकली। यूएई, सेंट्रल इंडिया, इंडिया ये इसराइल, लेकिन सेंट्रल कतर, इसराइल भी है अहमद भाई करीब। इसराइल नहीं है। इसराइल इसलिए नहीं है क्योंकि इसराइल जो है वो अनाउंस रीजन है, अभी तक आया नहीं है। अब अगर अगर आ गया है तो मुझे नहीं पता, जी लेकिन जी। कतर और इसराइल, ये डॉटेड का मतलब है कि अभी तक आ ही नहीं है, मतलब बन रहा है, अच्छा अच्छा, अनाउंस्ड है यानी प्लानिंग में है। जी प्लानिंग जी। में। तो फिर इंडिया ही होगा अहमद भाई, क्योंकि करीब तरीन तो इंडिया ही है। तो ये है रीजनल पेयर, ठीक है? ये आपको माइक्रोसॉफ्ट वालों ने दिया है कि अगर आपका पूरा रीजन बढ़ जाता है तो डिफॉल्ट रीजन आपका दूसरा होगा। अब उसमें हमारे साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप कहते हैं पीटीसीएल की बात, तो पीटीसीएल खुश था जब तक आप उनकी सर्विसेज दुबई में चला रहे थे, लेकिन आप पीटीसीएल को ये पता चल जाए कि यार अगर मेरी सर्विसेज दुबई बैठ गया तो सारी सर्विस इंडिया पे चली जाएंगी,
तो वो एक एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, या इजराइल पे चली जाएंगी फॉर एग्जाम्पल तो एक प्रॉब्लम है। तो ऑफकोर्स इन चीज़ों के लिए फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट से काम करना पड़ता है कि नहीं, हमें ये रीजनल पेयर नहीं चाहिए और हम स्टैंड लोन करेंगे, या हम खुद ही दूसरा रीजन एप्लीकेशन करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वो एक अलग बहस है। लेकिन बाय डिफॉल्ट वो आपको रीजनल पेयर देते हैं। अब आ जाए, बिफोर यू क्रिएट सब्सक्रिप्शन, आपको creating resource, storing them, resource group, resources और रिसोर्स ग्रुप आपको बनाने पड़ते हैं। ये रिसोर्स ग्रुप है, इसके अंदर देखें इन्होंने 4 सर्विसेज डाली हुई हैं। अब जिन लोगों को ये कंप्यूटर का जो आइकॉन है, ये इसका मतलब होता है वीएम, इस ब्रैकेट का मतलब होता है नेटवर्क, सबनेट जी नेटवर्क। ये है आपका ऐप फंक्शन, ऐप, वेब ऐप, और ये है आपका स्टोरेज, डेटाबेस स्टोरेज। यानी कि इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर ये 4 सर्विसेज डाली हुई हैं डिफरेंट किस्म की। आप एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर हजारों सर्विसेज डाल दें एक जैसी, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आप रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करते हैं तो उसके नीचे की सारी रिसोर्सेज खुद ब खुद डिलीट हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपने ऊपर का कंटेनर डिलीट कर दिया तो उसके नीचे की यानी कि वो सारी कड़ी खत्म हो जाएगी, ओके। इसी तरह अगर आपने कोई परमिशन रिसोर्स ग्रुप पे लगाई है तो वही परमिशन सारी रिसोर्स पे भी लग जाती है, ओके। अब आ जाए, इजाज भाई आ गए चुस्कियां लेके या नहीं? अबे मैं गया ही नहीं, वो मैंने लगा भाई इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं इसलिए रही रहो। बस सही है सर, ये इंपॉर्टेंट है। अज़ूर रिसोर्स मैनेजर, इसका शॉर्ट फॉर्म है ARM। जो लोग अज़ूर के नेटवर्क में काम करते हैं ये लफ्ज बहुत सुनते हैं, ARM 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 ARM। ARM का मतलब है अज़ूर रिसोर्स मैनेजर। अब आप बात यह है कि रिसोर्स मैनेजर जो, अब सवाल जो उन्होंने पूछा था आपसे कि सेल्फ सर्विस मैनेजमेंट जो होती है वो किस तरह होती है। आपको पास 4 तरीके हैं अज़ूर के नेटवर्क को मैनेज करने के लिए, 4 तरीके। एक है उनका पोर्टल का मतलब है HTTP, उनकी वेबसाइट पे जाके लॉगिन करें, वहां से आपको उनके डैशबोर्ड खुल जाएगा। उस डैशबोर्ड के अंदर आपको नजर आएंगी भाई ये मुझे ये मशीनें डालनी है, ये स्टोरेज यूज करनी है, सेक्टर सेक्टर, ठीक है। ये पोर्टल है, ये वेब पोर्टल है। दूसरा उनके पास है अज़ूर पावर शेल, ठीक है। पावर शेल से पहले थोड़ा सा CLI को देख ले। देखिए CLI होती है कमांड लाइन इंटरफेस। जिन लोगों ने डॉस में काम किया है उन्हें पता है कि भाई कमांड प्रॉम्प्ट खुलती है, CLI पे आप लिखते हैं। CLI लिनक्स बेस्ड तरीके से एक तरीके से काम चलता है आपका, लेकिन CLI जो है वो लिमिटेड है इन टर्म्स ऑफ कमांड, क्योंकि CLI का जो इंटरफेस है उस पर आप एडवांस लेवल की कमांड्स नहीं चला सकते। तो अज़ूर वालों ने क्या किया कि पावर शेल, एक एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ CLI जिसका नाम उन्होंने पावर शेल रखा है, उस पावर शेल इन्वायरमेंट से, वो भी इसी तरह आपकी ब्लैक स्क्रीन होती है, ब्लू स्क्रीन होती है, आप लॉन्च करते हैं। जिन लोगों के पास, मेरे पास तो मैक है तो मेरे पास नहीं है, अगर जिनके पास विंडोज 8 या 7 या 10 है, अगर आप सिर्फ अपने स्टार्टअप पे जाके पावर शेल लिखेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा। तो पावर शेल एक CLI, एडवांस CLI लेवल का कमांड है जिससे आप अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड का मैनेज करते हैं। और फिर चौथी चीज आ जाती है APIs, रेस्ट APIs। ये रेस्ट, हम APIs को पढ़ेंगे CCNP की क्लासेस में, हमने थोड़ा सा इस पे देखा था कि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, अपडेट, जिस तरह करके आप APIs भेजते हैं, ट्रिगर करते हैं, और उससे भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके हैं, ये पोर्टल, पावर शेल, CLI और API। ये 4 चीजें आप अपने अज़ूर रिसोर्स मैनेजर पे जाते हैं, वो ऑथेंटिकेट करता है आपसे कि आया आपके पास
आप सही पासवर्ड है या सही की है ऑथेंटिकेट होने की, और जब ऑथेंटिकेशन हो जाती है तो फिर आप अपनी डेटाबेस या वर्चुअल मशीन या सर्विस मैनेज सेल्फ सर्विस मैनेजमेंट जो जो करना है आपने, आप ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 4 तरीके हैं अज्योर के नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। अगर यही सवाल आपसे आ जाए कि सेल्फ सर्विस टूल्स क्या क्या हैं, तो ये 4 है आपके पास। ओके, अब वो ये बता रहा है कि भाई बेनिफिट ऑफ रिसोर्स मैनेजर क्या है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेसिक बात है कि यू कैन मैनेज योर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू टेम्पलेट्स। आप मॉनिटर कर सकते हैं, यानी कि अभी किसी इंशाल्लाह किसी दिन में आप लोगों को एज्योर के नेटवर्क पे लॉगिन करके दिखा दूंगा। आप लोग उस पर देख सकते हैं, जिन लोगों ने AWS यूज़ किया है उनको पता है कि सेम विंडो आती है। आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, लॉगिन करते हैं, आपको नज़र आ जाता है कि भाई मेरी कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, मैंने कितना पैसा यूज़ कर चुका हूँ, कौन मेरी सर्विस पे आया था, वगैरह वगैरह। मतलब एक डैशबोर्ड है जो आपको हर चीज़ बता रहा होता है कि आपके नेटवर्क में चल क्या रहा है या कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं आपकी। सब्सक्रिप्शन एंड मैनेजमेंट ग्रुप देखें। Subscription, Azure requires a subscription. Subscription provides you with authenticated and authorized access to product. It allows you to provision resources. Azure subscription is a logical unit of Azure service. कहने का मकसद ये है कि विदाउट सब्सक्रिप्शन Azure सर्विसेज नहीं चलती। तो लाजिम और मलजूम है सब्सक्रिप्शन का होना। कभी भी आप विदाउट सब्सक्रिप्शन अज्योर सर्विसेज नहीं यूज कर सकते। तो अकाउंट, अज्योर अकाउंट और अज्योर सर्विसेज के जो लाजमी चीज है बीच में, वो है अज्योर सब्सक्रिप्शन। आप मल्टीपल सब्सक्रिप्शन क्यों बनाते हैं? वही मिसाल है कि आपके पास डिफरेंट इन्वायरमेंट है। इजाज भाई का एक प्रिंटिंग का बिजनेस है, तो वो कहते हैं कि भाई मेरा एक प्रोडक्शन नेटवर्क है, एक मेरा टेस्टिंग नेटवर्क है, एक मेरा नॉन प्रोडक्शन ट्रैफिक है। तो मैं पहले चीज़ों को टेस्ट करता हूँ, जब वो चलती हैं तो फिर मैं उसको नॉन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डालता हूँ, फिर वहाँ पे वो चीज़ों को चलाता हूँ। अगर वहाँ पे भी चलती है तो मैं चीज़ों को फिर प्रोडक्शन पे ले आता हूँ। अगर मेरे पास एक ही प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होगा तो मैं उसमें मेरे से गलती हो गई तो मेरी तो सारी वेबसाइट बैठ जाएगी। तो इसलिए आपकी प्रोडक्शन ट्रैफिक ना रुके या उसमें कोई रुकावट या फॉल्ट ना आए, आप डिफरेंट इन्वायरमेंट बनाते हैं। एक टेस्टिंग बनाते हैं कि टेस्ट कर लूँ, और टेस्ट से चल पड़ा तो फिर मैं प्रोडक्शन में ले आऊंगा। तो वो आपको करता है। सब्सक्रिप्शन आपको क्या क्वेश्चन है, करता सॉरी, है? एक क्वेश्चन है कि ये सब्सक्रिप्शन फ्री सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है होती है या सारी पेड ही होती है सब्सक्रिप्शन? समझा नहीं मैं, फिर से बोला। मतलब जैसे AWS के अंदर तो आपको 1 साल की फ्री सब्सक्रिप्शन भी होती है ना, मिसाल के तौर पे इसमें भी AWS फ्री अकाउंट आप यूज कर सकते हैं, फ्री टियर अकाउंट है। इसमें भी है। तो कोई ऐसा ऑप्शन है AWS के Azure के अंदर? हाँ, 12 महीने का फ्री है। 12 महीने का फ्री का मतलब ये है कि आज आप लोग अगर आप लोग सब्सक्राइब कराएंगे तो 1 साल तक फ्री है। उसमें से आपने किसी भी सर्विस को इस्तेमाल शुरू कर दिया तो 30 दिन तक वो फ्री है, या $300 तक फ्री है, जो पहले आ जाए। समझ आ गई? आपको $300 का क्रेडिट मिलता है जनाब, और एक सर्विस, कोई भी एक सर्विस 30 दिन से ऊपर नहीं चलती फ्री टियर में। ओके, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आपको क्या कहती है? बिलिंग बाउंड्री देती है। बिलिंग, आपकी बिलिंग, हर डिपार्टमेंट की बिलिंग को आप आइसोलेट कर लेते हैं दूसरों से, ताकि भाई मेरे पास मेरी एचआर की बिलिंग ये है, मेरी प्रोडक्शन और मार्केटिंग का ये है, मेरे आईटी का बजट ये है। बिलिंग बना रहे हैं, डिफरेंट सब्सक्रिप्शन रखी हुई है। पे करने वाला तो एक ही बंदा है शहजाद भाई, लेकिन वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट बिल आ रहे हैं, डिफरेंट सब्सक्रिप्शन है, उनको पता चल रहा है कि मेरा आईटी वाले कितना पैसा लगा रहे हैं, मार्केटिंग वाले जी कितना लगा बिल्कुल, रहे हैं, एचआर वाले कितना लगा जी रहे अहमद भाई, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। हैं। इसी तरह
दूसरी चीज जो सब्सक्रिप्शन देती है वो एक्सेस कंट्रोल बाउंड्री देती है। अगर एक बंदे के पास एक सब्सक्रिप्शन का एक्सेस है तो जरूरी नहीं है कि उसके पास दूसरे सब्सक्रिप्शन की भी एक्सेस है, तो ये जरूरी है। तो सब्सक्रिप्शन आपको दो बाउंड्रीज देता है, बिलिंग एंड कंट्रोल। इसके अलावा अगर आपको सब्सक्रिप्शन बनानी है तो आप बहुत सारी चीज़ों पे बना सकते हैं। आप इन्वायरमेंट पे बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, टेस्ट, प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन, स्टेजिंग। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपका है, आपकी बड़ी कंपनी है, जैसे मेरी कंपनी ऑयल एंड गैस की है, लेकिन ऑयल एंड गैस इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऑयल एंड गैस का मतलब ये है कि इनकी कुछ प्रेजेंस मलेशिया में भी है, तो दुबई में भी है, तो स्पेन में भी है, तो कनाडा में भी है, तो फ्रांस में भी है। तो हमारा जो क्लाउड मॉडल है वो किस तरह चलता है वो आगे आके मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस तरह चला रहे हैं। इसी तरह नवेद जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी बीबीसी, बीबीसी का अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, वो उसके लिहाज से सब्सक्रिप्शन बनाएंगे, अपनी तरीके से बिलिंग बनाएंगे, तो इन सो फोर्थ है। तो मतलब ये आपके आपके आसानी के ऊपर उन्होंने डाला हुआ है, जैसा आपको बेहतर लगता है आप बना लें। कस्टमाइज बिलिंग मीटिंग हो सकती है, इनवॉइसेस हो सकती है। देखें, ये आपके सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपने इनवॉइसिंग लगाई हुई है, इनवॉइसिंग के ऊपर आपने बिलिंग लगाई हुई है। अब ये बिलिंग आपको बता रही है कि भाई इस सब्सक्रिप्शन की कहाँ कितनी आ रही है, यहाँ से कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, और वो सारा एग्रीगेट हो रहा है टॉप लेवल पे। यानी कि अगर आपका टॉप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि यार मेरे पास जो बिल आया है अभी माइक्रोसॉफ्ट का वो कुछ $28 मिलियन आ गया है, तो $28 मिलियन को वो डिपार्टमेंट के लिहाज से कर सकता है कि यार मैंने आईटी वालों को तो 4 मिलियन का दिया था, उन्होंने क्लाउड पे कितना खर्च किया है, मैंने तो कॉर्पोरेट वालों को इतना दिया था, मैंने फाइनेंस वालों को इतना दिया था, सुन सको। तो ये आपको मिलती है। ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स बाय नेचर तो हम लोग टेक्निकल हैं, लेकिन ये कोर्स जो अजोर 900 का पेपर है, ये खाली टेक्निकल लोगों के लिए नहीं है, ये बिजनेस मैनेजर्स के लिए भी है कि वो क्लाउड को फ्रॉम बिजनेस एंगल समझने की कोशिश करें। अगर एक बंदा आपसे कहता है कि यार मैं चाहता तो हूँ कि मेरा बिजनेस क्लाउड पे चले जाए, लेकिन मैं कैसे देखूंगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा कौन कितना खर्च कर रहा है। अभी तो मेरी आंखों मैं टेंडर पे साइन करता हूँ, जब तक मैं साइन नहीं करता कोई नया सर्वर नहीं आता मेरे नेटवर्क पे, कोई नई चीज नहीं लगती। लेकिन कल तो क्लाउड पे चला जाएगा, जो बंदा मनमानी करेगा वो करता रहेगा। लोगों को ये फियर होता है क्लाउड पे। तो ये लेसन्स जो हैं या ये स्लाइड जो हैं उनको बताने के लिए कि आप सब्सक्रिप्शन को कैप भी कर सकते हैं, आप मॉनिटर भी कर सकते हैं, आप बिलिंग बना सकते हैं, इनवॉइसिंग कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ओके, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। जो रिसेंटली इस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें मैं काम कर रहा हूँ अभी हमने भी इंट्रोड्यूस करी। हमारी पेट्रोनास जो ऑर्गेनाइजेशन है पिछले 4 साल पहले टूवर्ड्स क्लाउड जाना शुरू हुआ था। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया 4 टियर है, मैनेजमेंट ग्रुप के नीचे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के नीचे रिसोर्स ग्रुप के नीचे रिसोर्स। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि भाई अगर मैनेजमेंट ग्रुप है तो आपने डाल दिया पेट्रोनास। ठीक है सर, अब पेट्रोनास तो मलेशिया में भी है, फ्रांस में भी है, स्पेन में भी है, मतलब दुनिया में 18 कंट्रीज में। आपको जो लोग क्लाउड से वाबस्ता हैं और जो नहीं है, आपको एक अंदाजा एक चीज का पता होगा कि जब आप कोई मार्केट से कोई माल खरीदते हैं ना कभी भी, तो जितना ज्यादा माल खरीदते हैं ना उसको आपको उतना ही डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, आपको पहले हम कर ये रहे थे कि मलेशिया का क्लाउड अलग चल रहा था, मैनेजमेंट क्लाउड, मलेशिया का मैनेजमेंट ग्रुप अलग था, उसके नीचे उनकी सब्सक्रिप्शन थी जो उनके डिफरेंट इदारे मलेशिया में। फ्रांस वाले फ्रांस का चला रहे थे, दुबई वाले दुबई का चला रहे थे, कनाडा वाले कनाडा का चला रहे थे। सबने माइक्रोसॉफ्ट से अलग अलग अपने अकाउंट बनाए हुए। होता यह है कि जब एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि इदारा तो कंपनी तो एक ही है पेट्रोनास, वो तो है तो मलेशियन कंपनी, फिर उस मलेशियन कंपनी को पैसे भेजने होते हैं फ्रांस वालों को कि भाई तुमने कितना खर्च किया तुमने क्लाउड के ऊपर। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमने इतने $1 मिलियन खर्च किए,
कनाडा वाले कहते हैं हमने इतने $1 मिलियन खर्च किए, सो सको। तो ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी कि उनको नजर नहीं आ रहा था कि कौन किस तरह खर्च कर रहा है। और दूसरी चीज ये कि जब 4 लोग अलग अलग पोर्टफोलियो चला रहे हैं, अगर हम सबको मिला लें तो हमें ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है माइक्रोसॉफ्ट। और तो ये सिर्फ पेन हमें नहीं था, शेल था, बीपी था, दुनिया HSBC है, और दुनिया में बड़े बड़े इदारे जिनके दुनिया में बिजनेस फैले हुए हैं, उन सबको ये था कि यार हमें एक अकाउंट चाहिए, और उस अकाउंट के अंदर हमें ये हो कि हर मुल्क अपना अपना खुद चलाए, लेकिन ग्रुप टॉप लेवल पे एक। तो ये हायरार्की और मैनेजमेंट ग्रुप इस साल 2021 के शुरू में लाए, ये लोग ये नया कॉन्सेप्ट लाए। अब इसमें क्या होता है कि रूट मैनेजमेंट ग्रुप के ऊपर सबसे ऊपर पेट्रोनास आ गया। अब उसके नीचे मैनेजमेंट ग्रुप बनते हैं, और हर कंट्री ने अपने तरीके से बनाया हुआ है, जैसे यूके है, कनाडा है, ये उन कंट्री के नीचे सब्सक्रिप्शन होंगी, उन सब्सक्रिप्शन के नीचे रिसोर्स ग्रुप होंगे, और उस रिसोर्स ग्रुप के नीचे रिसोर्स। ठीक है। अब इस टीयर को, यानी कि ऑल्दो हमने पहले पढ़ा मैनेजमेंट ग्रुप, सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्सेज, अब हम एक और बात कर रहे हैं गुजार प्लस की, और वो ये है कि आपके मैनेजमेंट ग्रुप भी मल्टीपल नेस्टेड हो सकते हैं। ओके, क्या बात है भाई? भैया ठीक है सर। इंपॉर्टेंट बातें, 10,000 मैनेजमेंट ग्रुप एक डायरेक्टरी में आ सकते हैं। यानी कि अगर एक डायरेक्टरी है तो उसके नीचे कितने मैनेजमेंट ग्रुप आ सकते हैं? 10,000, 10,000 तक, ये लिमिटेशन है। दूसरी, अ मैनेजमेंट ग्रुप ट्री कैन सपोर्ट अप टू 6 लेवल ऑफ डेप्थ, यानी कि 6 लेवल तक जाएगा। अगर एक ऊपर है, फिर एक दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, इसके नीचे एक और पांचवा लेवल, छठे। मैं ये मैनेजमेंट ग्रुप की बात कर रहा हूं, मैं सब्सक्रिप्शन ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे 6 लेवल तक आप ये ट्री सपोर्ट कर सकते हैं। 6 लेवल, 10,000, यानी कि एक लाइन में 10,000, या हर लाइन में 2-2 हजार, अप टू 5 लेवल, 10,000 हो गए, या मैक्सिमम 6 लेवल तक जा सकते हैं कि टोटल आपके 10,000 से एक्सीड ना हो। ठीक है। Each management group and subscription can support one parent. Each management group can have many children. All subscription and management group are within a single hierarchy in each directory. एक टॉप पेरेंट होगा। अगर आप अपनी इस्लामी इस्तिलाह में देख लें तो आदम अलैहिस्सलाम के नीचे अंबिया कराम, हर अंबिया कराम के नीचे उनकी अपनी नस्लें, और मतलब नस्लें उनकी कौमें, और कौम के अंदर की जो चीज चल रहे हैं, लेकिन आप कन्वर्ज करके एक के ऊपर गया। किसी को कोई सवाल इस बात पर? इसको एक बार दोबारा अहमद भाई, अब इसमें अभी जो नजर आ रहे हैं, एक हो रहा है रूट मैनेजमेंट ग्रुप नजर आ रहा है, जी सर। ठीक है। उसके नीचे जो दूसरा है वो सब्सक्रिप्शन है, दूसरी लाइन है, नहीं, ठीक है। जो तीसरा, नहीं, वो ये कह रहा है कोर्स मैनेजमेंट ग्रुप एक है ना जी। अब हम इसको शेयर करेंगे कि पहले कितना, क्या इसको कहते थे हम लोग, ये काउंट है, काउंट होल्डर है, या कि ये मैनेजमेंट है? भाई देखिए, पहले तो आपका होता था अकाउंट, जी। अकाउंट के नीचे होती थी सब्सक्रिप्शन, जी। सब्सक्रिप्शन के नीचे होता था रिसोर्स ग्रुप, ग्रुप, फिर रिसोर्स ग्रुप मैनेजमेंट, के नीचे होता था रिसोर्सेज। ये जो जी अकाउंट होता था ये वाहिद सिंगल एंटिटी में आता था। जी। ऐसा नहीं हो सकता था कि ये मैं लिखूं आसिम अकाउंट, ठीक है जी और उसके नीचे लिखूं
उबैद अकाउंट Yeah. और ऐसा नहीं था ये। इब्राहिम अकाउंट, ये मैं नहीं लिख जी। सकता था। नहीं। मैं क्या लिख सकता था पहले, मैं ये लिख सकता था कि आसिम अकाउंट, जी। उसके नीचे उबैद सब्सक्रिप्शन या इब्राहिम सब्सक्रिप्शन। जी। आप समझ आ गए? एक बिल्कुल। अकाउंट के नीचे दूसरा अकाउंट नहीं आ सकता था, नहीं आ ये सकता। सब्सक्रिप्शन आ सकती थी। करेक्ट? बिल्कुल सही। ये चीज अगर ये चीज जब हो गई तो हमारे लिए क्या होता था पहले कि हम पेट्रोनास थे, जी जी ये है मलेशिया। जी अब इसके नीचे हमारे पास क्या होती थी? सब्सक्रिप्शन। जी एक सब्सक्रिप्शन है फ्रांस की, एक सब्सक्रिप्शन है कनाडा की, जी जी एक सब्सक्रिप्शन है दुबई की। जी। अब यहां पे किसी ने कोई पॉलिसी लगा दी जी तो वो हर मुल्क के लिए लग गई। लग गई बिल्कुल। ठीक है? जी जी तो उन्होंने बोला ये मॉडल गलत है, ये तो आम यानी कि हर मुल्क अलग, मतलब एक ही तरीके से डील हो रहा है। आप समझ रहे सही। हैं बात? तो जी जी अब उन्होंने ये किया है कि आपके पास ये ऑप्शन है कि एक है ग्रुप मैनेजमेंट, है ना, जी जो कि जी जी अकाउंट लेवल है, अकाउंट लेवल हो गया। ठीक है। बिल्कुल सही। लेकिन इसके अंदर आप दूसरे अकाउंट लेवल भी बना सकते हैं। बना सकते हैं। सही है। अकाउंट 1 बना लें, अकाउंट 2 बना लें, अकाउंट 3 बना लें। कि पहले 4 लेयर था, अब ये 5 हो गया। अब ये 5 हो गया। ठीक ठीक है? ठीक ठीक मैं समझ अब इस तरह आप कितना आप नीचे जा सकते हैं? 6। 1 2 3 4 5, यानी कि आप इसको सही मजीद एक लेवल और नीचे लेके जा सकते हैं। सही 6 लेवल तक आप जा सकते हैं नीचे, सही। 6 लेवल। ठीक है? और वो सब अकाउंट्स होल्डर होंगे। अकाउंट की बात कर रहा हूँ। ओ ओके ओके ओके। 6 ये लेवल मतलब कि पहले था एक ही अकाउंट होल्डर होता था, अब हम पहले। 6 लेवल तक अकाउंट होल्डर बना सकते हैं। तो अब आप 10,000 तक अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है। 10,000। हम्म। 10,000 का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका एक टॉप अकाउंट है जी तो 1 2 3 4 5 6,000 2,000 3,000 4,000, टोटल 10,000 10,000 आप बना सकते हैं। अकाउंट बना सकते हैं, और हर अकाउंट जो है वो 6 लेवल तक नीचे जा सकता है। नहीं 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 नहीं, 2 शर्तें, या तो 10,000 अकाउंट बन सकते हैं, जी या आप टोटल 6 लेवल तक जा सकते हैं कि अगर आपके 10,000 एक्सीड ना करें। मैं समझ गया। आप समझ गए ना? दो 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 मैं दो समझ दो कंडीशंस है कि अगर सही है। अगर आपकी इस तरह है कि आपने लिखा है अकाउंट टॉप, जी जी ये आई पहली लेयर, ये आई दूसरी लेयर, जी ये आई तीसरी, जी ये आई चौथी, ये आई पांचवी, जी ये आई छठी लेयर। ठीक है? सातवीं नहीं बन जी सकेगी। सही मैं समझ गया बिल्कुल। लेकिन आपने कितने बनाए अभी तक? अगर आप गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपने मैं समझ गया। 12 अकाउंट बनाए जो कि जी 6 लेवल के ऊपर है। बिल्कुल सही है। आप 10,000 को, एज लॉन्ग एज ये 10,000 से अंदर हो, अंदर हूँ। भले 6 लेवल तक चली जाए, कोई मैटर नहीं करता। हाँ, कोई 2 लेवल पे जा रहा है, कोई 4 लेवल पे जा रहा है, कोई 5 लेवल पे, कोई 6 लेवल पे, जो भी हो 10,000 के अंडर रहने चाहिए। यस। मैं समझ गया। मैं समझ गया। सही सही। तो लेकिन टियर ये 5 हो गए हैं, मेन चीज ये है। पहले टियर 4 था, अब टियर 5 हो गया है, लेकिन है वही है जो 10,000 तक जा सकते हैं। हाँ, लेकिन जे एक सिंपल, जैसे फर्ज करें आप लोग अभी
अपनी एक नॉर्मल सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको नजर तो यूं ही आएगा कि अकाउंट है, अकाउंट के नीचे सब्सक्रिप्शन है, उसके नीचे आरजी है, उसके नीचे रिसोर्सेज है, ठीक है। जी जी लेकिन जब आपको ग्रुप मैनेजमेंट डालना होगा तो फिर आप मजीद अकाउंट को डिवाइड करेंगे। तो ये है सही 4+, जी जी सही सही मैं समझ गया। जब भी हम कहते हैं उसे Hierarchy, बुजदार प्लस जरूर। और इस सारे को हायरार्की कहते हैं। ग्रुप मैनेजमेंट हायरार्की। सही। लेकिन इन्होंने सबसे एंड तक जो की दी हुई है उसके बाद सब्सक्रिप्शन शुरू हो रही है। ये सारे एक्चुअली ये बता वही रहा है जो ऊपर वाला ग्रुप मैनेजमेंट को जो उसने 10,000 तक का किया है उसके बाद सब्सक्रिप्शन शुरू हो रही है। ये ऊपर वाली पिक्चर में यही बता रहा है ना। यस सही सही मैं समझ गया। इजाज भाई, नवेद भाई। जी जनाब। हाँ ओके अल्हम्दुलिल्लाह सही, आगे समझ में। वाह, 4 सवाल है और 4 लोग हैं, क्या बात है। अच्छा है सर। आसिम भाई, जी सर। Which of the following can be used to नवेद रुक जा। मैंने वो टीचर ने आवाज पता है जब क्लास में आपको पता होता था कि यार टीचर ने मेरा ही नाम लेना है ना, तो कहते थे जमाल जी सर बोल देना, मतलब कि आपने आज आसिम भाई की वैसी आवाज निकली कि हाँ भाई मैं हूँ यहाँ पे, बोल दो। आसिम भाई हौसला करो, कोई टेंशन नहीं है। रिकॉर्डिंग पॉज करनी है, कंटिन्यू रखनी है। कर ले दो।